गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर व्हेन पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर। अभी तक जो हमने देखा है हिस्ट्री में वो देखा है कि सबसे पहले ब्रिटिशर्स, सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था ब्रिटिशर्स इंडिया में आए ट्रेड करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे उन्हें लगा कि ट्रेड करने के बाद हमारा इतना कंट्रोल नहीं हो पाता, तो उन्हें धीरे धीरे टेरिटरीज़ को ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने कंट्री साइड को ऑक्यूपाई किया और फार्मिंग वगैरह अपने हिसाब से करना शुरू किया। फोर्थ चैप्टर में हमने पढ़ा कि उन्होंने ट्राइबल्स एरियाज़ को, फॉरेस्ट वगैरह को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। लेकिन उनकी पॉलिसी का लगभग हर इंडियन पे अच्छा या गलत इफ़ेक्ट पड़ रहा था। और इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि जब उनकी सारी एक्टिविटीज़, उनकी पॉलिसीज़ का गलत इफ़ेक्ट इंडियंस पे होने लगा तो इंडियंस ने उनका किस तरह से विरोध किया। तो आज हमें जो चैप्टर पढ़ना है वो है व्हेन पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर। तो ये हम एक जो तस्वीर है वो देख पा रहे हैं कि जहाँ पे भारतीय जो सिपाही हैं वो ब्रिटिशर से लड़ रहे हैं और वो एक विद्रोह की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें हमने ये देखा है यहाँ पे, तो ये हमारे बेसिकली 1857 के रेबल का एक सीन है। अब इस रिवोल्ट के मेन रीज़न क्या थे, पहले हमें ये समझना पड़ेगा। सबसे पहले इसे हम तीन पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि नवाब लूज देयर पावर, कि जो भारत के राजा थे, नवाब थे, वो अपनी पावर धीरे धीरे खोने लगे, ब्रिटिशर्स हावी होने लगे। दूसरी चीज़ पीजेंट्स, पीजेंट्स को जो परेशानी हुई उसकी वजह से उन्होंने विद्रोह किया। फिर सिपोए, सिपाही जो थे वो भी ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ थी उनसे बड़े परेशान थे और इस वजह से उन्होंने विद्रोह किया। और लास्ट जो पॉइंट है दैट इज़ रेस्पॉन्स टू रिफॉर्म्स, उन्होंने हमारे यहाँ कुछ सोशल रिफॉर्म्स किए, लेकिन उन्हें इंडियंस ने देखा कि वो हमारी सोशल लाइफ में या हमारी जो एक कस्टम्स है उसमें एक बाधा है, वो एक हमारे कस्टम्स का विरोध कर रहे हैं। तो उनके सेंटिमेंट्स इफेक्ट हुए और इसकी वजह से भी विद्रोह हुआ। तो इन पॉइंट्स को अब हम एक बार धीरे धीरे विस्तार से पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है नवाब लूज देयर पावर। तो जो हमारे राजा थे तो वो धीरे धीरे अपना ओनर और अपनी अथॉरिटी को खोने लगे। उनकी जो फ्रीडम थी वो ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे ख़त्म कर दी। उनकी जो आर्म फोर्सेस थी जो उनकी रक्षा के लिए थे उसे धीरे धीरे ब्रिटिश ने डिसबैंड करना शुरू कर दिया और उनकी टेरिटरी और रिवेन्यू ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में ले ली धीरे धीरे। ब्रिटिशर्स ने कुछ पॉलिसी बनाई, जैसे एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या किया इन्होंने कि ये रूल बेसिकली क्या था कि अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं है और उसने किसी व्यक्ति को अडॉप्ट किया है, किसी बच्चे को अडॉप्ट किए हैं, तो उस राजा की डेथ के बाद वो राज्य ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाएगा और उसके बेटे को वो उसका उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे। ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी। इसके अलावा जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश आर्मी ने इंडियंस के साथ में, इंडियन राजाओं के साथ में सब्सिडरी अलायंस किया था। सब्सिडरी अलायंस में क्या था कि ब्रिटिशर्स ये कहते थे कि आपकी जो रक्षा है वो हम करेंगे और हम आपके लिए आर्मी मेंटेन करेंगे। आपको अपनी आर्मी रिड्यूस करनी होनी पड़ेगी और आपकी जो सुरक्षा है उसके लिए हम आर्मी रखेंगे और उस आर्मी का आपको हर साल इतना पेमेंट करना है। अगर आप कुछ समय में उस पेमेंट को नहीं कर पाते ड्यू डेट्स में, तो आपका जो टेरिटरी है, आपका जो राज्य है, उससे कुछ टेरिटरी वो हम अपने राज्य में मिलाते चले जाएंगे। और इस तरह से उन्होंने बहुत सारी टेरिटरी, बहुत सारे राज्यों को अपने राज्य में मिलाया और बहुत सारे राज्यों की टेरिटरी को अनेक्स किया। जैसे उन्होंने एक अवध की टेरिटरी को अनेक्स किया और अवध की टेरिटरी को जब उन्होंने अपने आप मिलाया तो उन्होंने एक कारण दिया कि ये मिस गवर्न कर रहे हैं, ये अच्छे से शासन नहीं कर रहे हैं, तो ये राज्य हमें अपने में मिलाना पड़ेगा। ये बहाना बना के उन्होंने अवध को अपने अंदर मिलाया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में भी उन्होंने, जैसे आपका लक्ष्मीबाई थी, उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे और रानी लक्ष्मीबाई के बेटे जो था, एडोप्टेड सन था, उसे उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। इसके अलावा जो बालाजी पेशवा राव थे, उनके जो बेटे थे नानाजी साहब, तो उन्हें भी उन्होंने उसे उनका उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि उन्हें फादर की पेंशन दी जाए, लेकिन अंग्रेजों ने एक्सेप्ट नहीं किया और उनके राज्य को अपने कंट्रोल में लेने की उन्होंने बात की। अब इसके अलावा जो सबसे मेजर इम्पैक्ट था वो एक ये भी था
कि जो मुग़ल डायनेस्टी थी उससे रिगार्डिंग इन्होंने काफ़ी डिसीज़न लिए। वो डिसीज़न क्या थे कि बहादुर शाह जफ़र जो थे वो दिल्ली के लास्ट एम्परर होंगे और उनके जो डिसेंडेंट थे वो प्रिंस कहलाएंगे, ना कि राजा। उनके सामने एम्परर या किंग उपाधि नहीं लगेगी। और बहादुर शाह जफ़र की डेथ के बाद उनकी फैमिली को रेड फोर्ट से बाहर कहीं शिफ्ट कर दिया जाएगा, कहीं और प्लेस दे दिया जाएगा और रेड फोर्ट ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाएगा। ये उन्होंने रूल बनाए और इन सारी की वजह से जो राजा थे भारत के, उनके मन में अंग्रेज़ों के खिलाफ एक असंतोष था। वो इन एक्टिविटीज़ से बहुत परेशान थे, उनकी पॉलिसीज़ से, और उनके अंदर में ब्रिटिशर्स के लिए एक असंतोष की भावना थी। अब इसके बाद दूसरे पहलू की बात करते हैं। जो पीजेंट्स और सिपाही थे उन्होंने विद्रोह किया, वो दूसरे गुट की दूसरी क्लास की हम बात करते हैं। जो पीजेंट्स और ज़मींदार थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इंडियंस के ऊपर, फार्मर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए गए थे और रिवेन्यू कनेक्शन का मेथड जो था वो बहुत ज़्यादा रिजिड था। अगर ड्यू डेट पे कोई ज़मींदार पैसा आगे जमा नहीं कराता ब्रिटिश के पास तो उसकी जो ज़मींदारी थी वो छीन ली जाती थी और उसकी नीलामी करके वो किसी और को दे दी जाती थी। इसी तरह जो किसान थे वो भी परेशान थे, उन्हें बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। टैक्स बहुत रिजिड तरीके से लिया जाता था, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। अगर वो टैक्स नहीं दे पाते थे तो उनसे ज़मीन छीन ली जाती थी, तो फिर वो क्या करते थे, कई बार लोन लेके मनी लेंडर से, तब वो टैक्स दिया करते थे। अगर वो मनी लेंडर को टैक्स नहीं उसका अमाउंट नहीं लौटा पाते थे तो उनकी ज़मीन जो थी वो मनी लेंडर छीन लेते थे। तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके पास काफ़ी पुश्तों से, काफ़ी समय से उनके पास जो ज़मीन थी वो छिन जाती थी, इसलिए किसान भी इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। सिपाही भी बहुत ज़्यादा दुखी थे, बहुत अनहैप्पी थे ब्रिटिशर्स से। पहली चीज़, उनकी पे बहुत कम थी, अलाउंसेस कम थे और कंडीशन ऑफ सर्विस बहुत सीवियर थी, अच्छी कंडीशन नहीं थी। ब्रिटिश सैनिक या यूरोपियन सोल्जर्स को अच्छी पे, अच्छे अलाउंस और अच्छी कंडीशन ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड होती थी, लेकिन इंडियन सोल्जर्स को इस तरह की कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं होती थी। कुछ ब्रिटिशर्स ने नियम बनाए, रूल्स बनाए, जिन्होंने उनके रिलीजियस सेंटिमेंट को अफेक्ट किया। जैसे जो इंडियंस थे, उन्हें एक बार ज़रूरत पड़ी तो उन्हें बर्मा भेजा गया और बर्मा भेजने के लिए सी रूट सबसे आसान था, तो उन्होंने उन्हें सी रूट से बर्मा भेजने का ऑर्डर दिया। अब जो सिपाही थे वो ये मानते थे कि अगर हम समुद्र को क्रॉस कर लेंगे तो इंडियंस में, हिंदूज़ में एक फीलिंग थी तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो सिपाहियों ने सी रूट से जाने के लिए मना कर दिया। हाँ, उन्होंने एक ऑफ़र किया कि अगर हमें लैंड रूट से बोला जाए तो हम लैंड रूट से चले जाएंगे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उन्हें बहुत ज़्यादा पनिश किया और नया रूल पास किया कि अगर कोई व्यक्ति हमारे यहाँ जॉब करता है आर्मी में, तो उसे ओवरसीज़ में यानी कि विदेशों में सर्व करना पड़ेगा अगर ज़रूरत हुई, और वो उसके लिए मना नहीं कर सकता। तो इस तरह से उनके रिलीजियस सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुए। एक स्टोरी और आती है कि एक कार्ट्रेज यूज़ करने के लिए गन में आई और इंडियंस में एक बात फैली कि इस कार्ट्रेज में काऊ एंड पिग दोनों की जो फैट है, चर्बी है, वो उसमें लगी हुई है और उसे चलाने से पहले मुंह से काटना पड़ता था। तो इस वजह से उनके रिलीजियस सेंटिमेंट भी इफेक्ट हुए, इसलिए वो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। एंड लास्ट पॉइंट इज़, जो रिवोल्ट के रीजंस है उसमें वो है रेस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म। ब्रिटिशर्स ने कई रूल लॉ पास किए इंडिया में रिफॉर्म्स करने के लिए। उन्होंने सती प्रथा को रोक दिया, उन्होंने विडो की रीमैरिज करने के लिए कुछ नियम बनाए। इसके अलावा क्रिश्चियन मिशनरीज़ को इंडिया में फ्रीली काम करने दिया और उनके लिए कन्वर्जन बहुत आसान बना दिए। ऐसे कानून बनाए गए कि अगर कोई व्यक्ति क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाता है तो भी वो अपनी प्रॉपर्टी में, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में उसके राइट्स होंगे। तो इंडियंस जो थे वो इन रिफॉर्म से काफ़ी परेशान हो गए और उन्हें ये लगा कि ब्रिटिश उनके रिलीजन को, उनके सोशल कस्टम को और उनके ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और वो इंडियन के रिलीजन का रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो ये चीज़ इंडियंस के माइंड में अब आने लगी धीरे धीरे और ये सारी चीज़ों की वजह से एक विद्रोह हुआ। अब म्यूटिनी क्या हुई, मेरठ टू दिल्ली, 29 मार्च 1857 में पहली इवेंट हुई जहाँ एक यंग सोल्जर थे मंगल पांडे, उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर पे अटैक कर दिया बैरकपुर में और इसके लिए मंगल पांडे को पकड़ लिया गया और उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई और उन्हें फांसी दे दी गई। इस फोटो में हम देखते हैं ये मंगल पांडे थे, ये बड़े यंग
सोल्जर थे और इन्होंने पहला विद्रोह किया। जिस समय लोग अंग्रेज़ों के सामने सिर नहीं उठा पाते थे, तो इन्होंने सबसे पहले विद्रोह किया और इन्हें फांसी दे दी गई। उसके बाद 9th में 1857 में क्या हुआ कि कुछ सिपाही जो थे वो मेरठ में जो थे उन्होंने ड्रिल करने से, आर्मी ड्रिल करने से मना कर दिया। और वो मानते थे कि जो नई कार्ट्रिज थी उसमें अंदर काऊ और पिग की जो है वो फैट लगी हुई है, चर्बी लगी हुई है, और उसे यूज़ करने से पहले काटना पड़ता था दांतों से। तो उन सिपाहियों ने मना कर दिया। ब्रिटिशर्स ने उन सिपाहियों को डिसमिस कर दिया, जॉब से हटा दिया और उन्हें 10 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई। तो उनके जो फेलो 10 मई को एक नई घटना हुई जो इंडिया के इतिहास में अभूतपूर्व थी। उनके जो साथ के सोल्जर्स थे उन्होंने जेल तक मार्च किया और जो सिपाही थे उन्हें छुड़ा लिया गया और ब्रिटिश ऑफिसर्स को उन्होंने मार दिया वहाँ पे और उनसे आर्म्स एम्यूनिशन छीन लिया और उनकी जितनी बिल्डिंग थी, प्रॉपर्टी थी, उसमें आग लगा दी। और इस तरह से उस पूरी रेजिमेंट पे, उस पूरे एरिया पे भारतीय सिपाहियों ने कब्जा कर लिया और जितने ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन सबको मार दिया गया। अब इसके बाद ये हम फोटो में देखते हैं कि ये सिपाही लड़ रहे हैं और ये लड़ने के बाद में ये क्या कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स को मार रहे हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, सोल्जर्स ने ये डिसाइड किया कि अब हमें फिरंगी रूल को ख़त्म करना है, बहुत हो चुका, अब हमें फिरंगी रूल को ख़त्म करना है। और वो पूरी रात चले। सबसे पहले उन्होंने सोचा हमारा लीडर कौन होगा। तो उन्होंने आसपास देखा तो उन्हें लगा कि हमारे आसपास दिल्ली है और दिल्ली में बहादुर शाह जफर मुग़ल सम्राट हैं और हम उन्हें ही अपना नेता बनाते हैं। तो वो घोड़े पे सवार होके वो सारे सैनिक पूरी रात चलते रहे और दिल्ली पहुँचे। अगले दिन सुबह के समय वो दिल्ली पहुँचे और जैसे ही उनके आने की खबर दिल्ली की जो रेजिमेंट थी तो वहाँ पहुँची, तो दिल्ली रेजिमेंट के जो सिपाही थे उन्होंने भी विद्रोह कर दिया। अब वो चाहते थे बहादुर शाह जफर जो है वो उनके लीडर बन जाएं और उनके अंडर में वो अंग्रेज़ों से विद्रोह करें। बहादुर शाह जफर ने पहले तो ये एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, फिर लास्ट में वो सैनिकों की ज़िद के आगे झुक गए और उन्होंने उनकी डिमांड मान ली और वो उनके लीडर बनने को तैयार हो गए। अब बहादुर शाह जफर को देखिए, ये उनकी लग्जरियस लाइफ थी। वो एक नवाब थे, एक एम्परर थे और मुग़ल डायनेस्टी के वो लास्ट एम्परर हुए हैं और वो दिल्ली में बेसिकली राज करते थे। अब जाफ़र ने क्या किया, ज़फ़र ने उन्होंने भारत के सारे चीफ, सारे रूलर्स को लेटर लिखा और उन्हें कहा कि वे आगे आएँ और हम एक ग्रुप बनाएं, एक कन्फेडरेसी बनाएं इंडियन स्टेट की जो ब्रिटिश से लड़ सके। और ये सही मूवमेंट है, हम सबको आगे आना चाहिए और ब्रिटिशर्स का अपोज करना चाहिए। तो सारे राजा जो नाराज़ थे ब्रिटिशर्स से वो धीरे धीरे इकट्ठे होने लगे और उनमें से बहुत से ने बहादुर शाह जफर की बात मानी और उन्होंने कहा हम अंग्रेज़ों का विरोध करेंगे। अब ब्रिटिशर्स ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस लेवल पे इंडियंस अपोज कर देंगे और उन्हें नहीं लग रहा था कि भारत का कोई राजा हमारे विरोध में आएगा। पहले तो उन्हें यही नहीं लग रहा था कि कोई सैनिक विद्रोह करेंगे हमारे सामने, हम इतने ताकतवर हैं और कोई राजा उनके सपोर्ट में नहीं आएगा। लेकिन बहादुर शाह जफर के डिसीज़न ने सारी सिचुएशन को चेंज कर दिया। लोग इंस्पायर हो गए और बहुत ज़्यादा एंथुसिस्ट हो गए और इस चीज़ ने उन्हें करेज दिया, होप दिया और एक कॉन्फिडेंस दिया कि अब हमें अटैक करना चाहिए, हमें एक्ट करना चाहिए और ब्रिटिशर्स से हमें अपने देश को आज़ाद कराना चाहिए। ये इंडियंस के माइंड में चीज़ आ गई और यहाँ से हमारी जो है जो 1857 का जो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल था उसकी बैकग्राउंड यहाँ से तैयार होती है। तो आज हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।